अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कारोबार एक दूसरे के अंदर गठजोड़ करते हैं। हर कारोबार के अंदर कारोबारी गठजोड़ के ज़रिए कीमतें बढ़ा देने का मामला संगीन होता जा रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले हमने चीनी, आटा, पोल्ट्री के गठजोड़ यानी कार्टलाइजेशन की बात सुनी थी। अब डेयरी फार्म माफिया भी मैदान में आई है। कराची में डेयरी फार्म एसोसिएशन की कार्टलाइजेशन और मुख्तलिफ इस किस्म की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ कंपटीशन कमीशन यानी मुसाबकती कमीशन ने होशरबा इंकशाफात किए हैं। उसने इसमें बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है। कंपटीशन कमीशन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेयरी फार्म एसोसिएशन, होलसेलर्स और रिटेलर्स ने गठजोड़ करके खुद दूध की कीमतें मुकर्रर की, महंगे दामों फ़रोख्त किया और सार्फिन से पिछले साल तकरीबन 47 अरब रुपए इजाफी हथियाए। कमीशन का कहना है कि दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये लीटर थी, जबकि ये 120 रुपये लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस इजाफी कीमत से शहरियों की जेब पर यौमिया 13 करोड़ का डाका डाला जाता है। कम्पिटिटिव कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि दुकानदारों को सालाना बांदी के नाम से माहिदे के ज़रिए दूध फ़रोख्त किया जाता है, जिसमें दुकानदार के लिए दूध की ख़रीदारी के कोटे को भी मुख्तलिफ एसोसिएशन मुकर्रर करती हैं। इस तहकीक़ात के मुताबिक डेयरी एसोसिएशन की जानिब से जुलाई 2020 और फरवरी 2021 में गैर कानूनी तौर पर मनमानी कीमतें मुतय्यन की गई। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुकाबले में सिर्फ कराची में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा हुआ। उसके साथ ही शहर में दूध की सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने में मकामी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई या इनके साथ मिल गई। मज़ीद दिखाते हैं हम आपको अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की इस रिपोर्ट में। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मुसाबकती कमीशन ने कराची में फ्रेश दूध की मनमानी कीमतों पर फरोख्त के हवाले से एक ठोस तहकीकात कर डाली। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 3 डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने गठजोड़ किया और 94 रुपये लीटर के सरकारी निर्खनामे को बालाए ताक रखते हुए दूध के रेट अपनी मर्जी से तय किए। हैरत की बात यह है कि कराची मुल्क का वाहिद शहर है जहां हर इलाके में दूध के यकसा रेट हैं। लाहौर में 100 से 120, पिशावर और इस्लामाबाद में 110 से 130 रुपए लीटर तक दूध मिल रहा है। अनेर नगरी चौपट रहा जाएगी। यहाँ कोई नहीं किसी को देखता, सब अपने अपने मफाद को तरजीह दे रहे हैं। पहले अपना पेट काटते थे, बच्चों को भी काट रहे हैं। किसी को होश ही नहीं है। कमिश्नर साहब कहीं में छुट्टी पे गए हैं, लॉन्ग लीव पे गए हैं। भैया दूध की इतना महंगा हो रहा है तो ये हुकूमत क्या कर रही है? 94 गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन 130 रुपए बिक रहा है। खुला दूध का मयार दिन ब दिन कम होता जा रहा है, लेकिन रेट्स में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जिसको जो मर्जी है कर रहा है, लगा पड़ा। गवर्नमेंट की छूट है और कोई बात नहीं। दूध भी आधा पानी आधा दूध है। फार्मर्स कहते हैं कि कमिश्नर कराची से रेट का आखिरी नोटिफिकेशन 27 मार्च 2018 को आया, जिसके बाद कमिश्नर ऑफिस में इंतजामिया के साथ मुलाकातें तो हुई, लेकिन हमारी पैदावारी लागत बढ़ने की कहीं सुनवाई न हुई। इसलिए फिर हमें मजबूरन खुद रेट निकालना पड़ा। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में यह था कि हर 4 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में या तो कमी की जाए या बेशी की जाए, तो उन्हें करना चाहिए था। नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची ने नहीं किया। नज़ला कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाख्वानदा डेयरी फार्मर्स पे आगे गिरा। वफाकी गवर्नमेंट अगर चाहे तो भूसे की, चोकर की और अल्फा हे की, रोड ग्रास की, इनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे, दूध की कीमतें 30-30, 40-40 रुपए लीटर कम हो जाएंगी। नस्ल कशी की बुनियाद पे जो भैंस हमें 1 लाख रुपए की मिलती थी ना, आज वो 3.5 लाख रुपए की भैंस है। डेयरी फार्मर्स का ये भी कहना है कि मुसाबकती कमीशन को ये मिली भगत तो नजर आ रही है, लेकिन पैकेट दूध की कंपनियों की जानिब से कीमतों में मुसलसल इजाफे पर मिजाज इदारा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरी जानिब कमीशन का कहना है कि डेयरी एसोसिएशंस फ्रेश मिल्क के होलसेल और रिटेल प्राइस भी खुद तय करती हैं। अगर कोई रिटेलर बंदी के मुकर्रर करदा नर्ख पर दूध खरीदने से इनकार कर देता है तो एसोसिएशन इसे दूध की फराहमी बंद कर देती है और ली मार्केट में वाक़ मंडी में दूध फरोख्त कर देती है। बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं। शहर में बेचते रिटेलर दूध के पैसे तो लीटर के हिसाब से लेते हैं, लेकिन बेचते सेर में हैं, जो लीटर से कुछ वजन में हल्का होता है। इसके अलावा जहां पूरे मुल्क में दूध के मुकाबले में दही 10 या 20 रुपए महंगा होता है, वहां महंगाई के मारे कराची के शहरियों के लिए फर्क 60 रुपए तक पहुंच गया है। यानी दूध 130 लीटर तो दही 190 रुपए किलो बिक रहा है। डेयरी फार्मर्स की गठजोड़, शहरी इंतजामिया के इदारों की गफलत और रिश्वत सतानी या पैदावारी लागत का बढ़ना। सच तो ये है कि दूध जैसी बुनियादी ग़िज़ा की महंगे दामों खरीदारी कराची के सारिफीन का खुला इस्तेहसाल है। मौजूद में बात करने के लिए हमने दावत दी जनाब कौकब इकबाल को, जो कि सरबराह हैं कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। कौकब इकबाल साहब, आपकी इदारे की क्या तहकीक कहती है कि ये
واقعی یہ جو ہمارے دودھ کے بڑے بڑے سپلائرز ہیں، ہول سیلرز ہیں اور یہ ریٹیلرز ہیں، یہ سب مل کے گوچ کرتے ہیں، قیمتوں کو بڑھاتے ہیں اور جو کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں من مانا منافع حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو ایک کمشنر کراچی نے ایک ریٹ مقرر کیا 94 روپیز کا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ تینوں چاروں جو ایسوسیشنز تھیں انہوں نے آپس میں ریٹ طے کیا اور اعلانیہ یہ کہا کہ جناب ہم دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے. یہ کیونکہ یہ ایک لازمی جز ہے دودھ، اور اس کے قیمتوں میں اضافہ صرف جو کر سکتا ہے، کمی کر سکتا ہے، وہ کمشنر کراچی جو ان کے پاس کنٹرولر جنرل پرائزز کا بھی عہدہ ہے، وہی صرف اس کی قیمت مقرر کرنے کے مجاز ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے. کمشنر تو ہر چیز کی قیمت مقرر کرتے رہے جی، وہ بازار میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے، تو وہ کہنے کو آپ بات اس کی ضرور کر دیں، لیکن بہرحال مارکیٹ کی جو ڈائنامکس ہے وہ اپنی جگہ ہے نا. یہ کہتے ہیں ہمارا چارہ مہنگا ہو گیا، ہماری دوسری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی ہو گئی، ہماری گیس مہنگی ہو گئی، اس لیے ہمیں مہنگی کرنی پڑ رہی ہے. یہ کامران صاحب سر میں کئی دفعہ ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئیں اور انہوں نے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب لاگت ہم چیک کرتے ہیں ان کو بٹھایا گیا تو انہوں نے اسکول کی بچوں کی فیسیں بھی لگا دی ہیں اس میں، اور اس طرح تو لاگت نہیں آتی ہے. جو کاروبار کر رہا ہے وہ بچوں کی فیسیں تو اپنے جیب سے دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے بجلی کی یعنی ایسی بل پیش ہی نہیں کی ہے، اور کیونکہ کنڈے لگا کے وہ بجلی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ان کے پاس پانی کا بل نہیں تھا. اب وہ بھینس کا اور چارے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یقیناً بھینس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہوگا، مگر اب گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اکثر و بیشتر کیونکہ یہ کٹے پہلے جو بھینس کے بچے ہیں وہ کٹتے تھے، اب اس کے اوپر حکومت نے پابندی لگانی شروع کر دی ہے. بہت بہت شکریہ. کوکب اقبال کنزیومر رائٹ ایسوسی ایشن کے ممبر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے. آج قومی اسمبلی میں 3 دن کے بعد ماحول بہتر ہو گیا، سنجیدگی ہم نے دیکھی اور کوئی پازیٹیو وائبز بھی دیکھی، کیونکہ آج قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف نے 2.5 گھنٹے تقریر کی. پی ٹی آئی کے اراکین نے خاموشی سے اس تقریر کو سنا. شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں پازیٹیو بات کی، حکومت کو مفاہمت کی پیشکش کی، ساتھ چلنے کی پیشکش کی، قومی یکجہتی کی گفتگو کی. یقیناً یہ ایک بہت اچھی آج کی تمام ڈیولپمنٹ ہے جس پر ہمارا تفصیل سے آج کا یہ شو ہوگا. پہلے ہم جناب ایاز صادق سے بات کریں گے، نون لیگ کا موقف حاصل کریں گے. خبروں کی ہیڈ لائن کے بعد اس پر مزید بات ہوگی. فواد چودھری صاحب حکومت کا اس پورے ماحول پہ موقف دیں گے. یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 3 دن کے جوتم پیزار، گالم گلوچ اور قوم کی نظریں شرم سے جھکا دینے والے ماحول کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج کچھ سنجیدگی نظر آئی، کچھ بہتری نظر آئی، کچھ سکون نظر آیا. قوم نے بھی سکون کا سانس لیا اور آج قومی اسمبلی کا منظر بھی سکون کا منظر تھا. قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف نے آج 2.5 گھنٹے طویل تقریر کی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور ان کی لیڈرشپ نے اور تمام ممبران نے یہ تقریر اطمینان سے سنی. کاش ایسا ہی 3 دن پہلے بھی ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب شہباز شریف نے یہ موقع استعمال کیا ایک مفاہمت کا پیغام دینے کے لیے، قومی ترقی کے لیے، مل کے چلنے کے پیغام کے لیے، اور ایک بہت ہی مثبت انداز میں انہوں نے اپنی وہ گفتگو کی جو کہ اس سے پہلے جو ان کی پہچان رہی ہے. اس پوری تقریر کے دوران انہوں نے یقیناً بجٹ کے حوالے سے حکومت کو آڑے ہاتھ میں لیا اور ایک قائد حزب اختلاف کا کردار ادا کیا، مگر ان کا فوکس مسلسل یہ رہا کہ قوم کی ترقی کے لیے مل کے آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ سب کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے ان کی یہ پیشکش یقیناً بہت اہم ہے. حکومت اس ایوان کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی سنجیدہ طریقے سے ان کی بات سنیں گے اور اس ایوان کے عزت اور وقار کو بحال کریں گے. ہمیں مل کر اس قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے شبانہ روز محنت کرنا ہوگی. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے. جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، قوم اس کے بچوں کے مانند ہوتی ہے. وہ حکومت ماں کی طرح بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، سروں پر دست شفقت دیتی ہے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اتفاق پیدا کرتی ہے، اتحاد پیدا کرتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہر چیز جانتا ہوں اور میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا، تو جناب اسپیکر یہ راستہ نہیں ہے ترقی اور خوشحالی کا.
कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें बनती हैं थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, थ्रू कलेक्टिव विजडम। ट्रेजरी बेंचेस को मैं ये गोश गुजार कर रहा हूँ कि तल्ख नवाई आप बर्दाश्त कर लें और जहाँ पर करेक्शन की जरूरत है आप करें, तो कौम आपके इस फैसले को तहसीन से देखेगी। जिद और अना कोई चीज नहीं होती कौम के आगे। खुदारा आए जिद और अना को हम अपना न बनाएं, हम कौम का जो मुकद्दर है और पाकिस्तान का जो आला इंटरेस्ट है उसको सामने रखकर हम अपनी अना को एक तरफ रखें और पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग किस हद तक जनाब शहबाज शरीफ की पुश पे खड़ी है और जनाब शहबाज शरीफ की आवाज़ नून लीग की आवाज़ है। तसव्वुर तो यही है कि ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि वो सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ऑब्वियसली लीडर ऑफ द अपोजिशन। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है जनाब सरदार अयाज सादिक को, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, और यकीनन कौमी असम्बली को सरदार अयाज सादिक साहब ने बहुत ही मुदब्बराना और बहुत ही सहल अंदाज में और बहुत ही डिग्निफाइड अंदाज में चलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अयाज सादिक साहब। ये पहले मुझे बताइए कि ये कैसे आज मुमकिन हुआ कि आज ये 2.5 घंटे शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हुई और हुकूमत की जो बेंचेस थी वो उस पर उन्होंने इत्मीनान से उसको सुना और कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। ये नाखुशगवार वाक़या ना होना ये एक अचंभे की बात है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये इत्तफ़ाक़ कैसे हुआ? ये इत्तेफाक कामरान साहब इस तरह हुआ कि जब पहले दिन शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीर करनी है और हमें ये ख़बर मिल चुकी थी कि कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं तकरीर नहीं करने दूंगा। तो हमने ये फ़ैसला किया कि जी आवाम की आवाज़ और जो मुश्किलात हैं वो पहुँचाने। तो शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी आपने माइक पहन लेना और आपने तकरीर करते जाना है। मगर अनफॉर्चुनेटली कोई 5 फुट या 3 फुट के फासले पे शहबाज शरीफ साहब के खड़े होकर गालम गलोच हुई। पहला दिन भी चला गया। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का पहली तकरीर है जिसमें 7 एडजर्नमेंट्स हुई हैं या 7 ब्रेक्स हुई हैं और फिर से ये शुरू हुई। फिर अगले दिन जो आपने मंज़र देखा वो हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है एज़ पार्लियामेंटेरियंस, एज़ पाकिस्तानी, और हम क्या मिसाल बन रहे हैं यंग जनरेशन के लिए कि हमने किस तरह का रवैया रखा, किस तरह ये जो जुमले कह रहे हैं, आप जो ये जुमले कह रहे हैं सरदार अयाज सादिक साहब, ये आप किसी एक जमात के हवाले से नहीं कह रहे ना, आप पार्लियामेंटेरियंस के लिए कह रहे हैं ये? जी मैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए कह रहा हूँ। हम सब इसमें शामिल हैं। जब वज़रा खड़े हो के हैकलिंग करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जब डेस्क के ऊपर चढ़ेंगे, फिर इधर से भी जवाब आएगा। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर किताबें फेंकी गईं, एक उनकी जहाँ डाइस था उसके ऊपर गिरी, एक उनके सर के ऊपर से गई। तो टारगेट तो पहली दफ़ा हुआ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को डायरेक्ट इस तरह टारगेट किया गया। आपको याद होगा अगर आप वो क्लिप निकलवाएं, शीरीन मज़ारी साहिबा ने जब आखिरी मिफ्ता इस्माइल साहब ने तकरीर की थी तो उनका और शीरीन मज़ारी साहिबा का मुंह का फासला मेरा ख्याल है कोई 1.5 फुट का था। उसके बावजूद उनको मैंने कहा था आप तकरीर करते रहिएगा। ना हमने सार्जेंट एट आर्म्स यूज़ किए थे, ना ज़बरदस्ती किसी को पीछे किया था। MNAs आके खड़े हो गए थे आगे कि शीरीन साहिबा आप इस हद तक ना जाइए, मगर वो भी हो गई थी तकरीर। अभी भी हमने ये फ़ैसला किया था नहीं। अगले दिन जो हमारी मीटिंग हुई, शहबाज साहब ने कहा कि देखो ये कौम की मुस्तकबिल की बात है, और ये पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा और उसमें बिलावल भुट्टो साहब को, मौलाना असद साहब को, मोहसिन दावड़ को, सबको कॉन्फिडेंस में, और मेंगल साहब के आगा साहब को कॉन्फिडेंस में लिया कि अभी भी अगर आज अगले दिन भी हमें ये बात करने देंगे तो हम बात करें। हम बात करते हैं और हम इसमें उस हद तक नहीं जाएंगे, हम अपनी बात करते हैं, फिर उनको भी तकरीर करने दें। हमारे कुछ दोस्त ये कहते थे कि नहीं अब इमरान खान दो साल हाउस में नहीं आ सकेंगे जो इन्होंने 2 दिन किया है। उसके बावजूद कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी कल हुई, कुछ मेरी बात हुई स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब ने बात की शहबाज साहब से, बिलावल साहब से, और फिर हमारी आज मीटिंग हुई जिसमें अपोजिशन की पार्टीज़ को उन्होंने बुलाया, गवर्नमेंट भी वहाँ बैठी। तो हमने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि जैसा आप करेंगे वैसे ही जवाब मिलेगा। अगर आप चुप करके सुनेंगे तो हम भी चुप करके सुनेंगे। अगर आप गोया आज ये 2.5 घंटे शहबाज शरीफ साहब की तकरीर उन्होंने चुप करके सुनी। अब उनकी जो तकरीर होगी वो अब आप चुप करके सुनेंगे। जब आप चुप करके सुनेंगे तो वो फिर वो जब फिर आपकी तकरीर होगी तो वो चुप करके सुनेंगे। तो ये तो अगर चुप करके सुनने की ये रविश कायम हो गई
تو یہ کافی حد تک تو مسئلہ حل ہو جائے گا کم از کم اس لیول تک کا. آپ یہ دیکھیں اسد عمر صاحب نے تقریر کی, کوئی آواز نہیں نکالی. کچھ نادان دوستوں نے, شہباز صاحب جب شروع ہوئے تو ایک نادان دوست ہمارے کھڑے ہو گئے حکومت والی سائٹ سے, کچھ نے سیٹیاں بھی بجائیں, اس کو اگنور ہم نے بھی اگنور کیا, شہباز صاحب نے بھی اگنور کیا کہ شاید انہیں پتہ نہیں, اور وہ پھر خود ہی باہر چلے گئے. کو 2 وزراء بھی تھے. میں ان کو نادان ہی کہوں گا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کی اگر بات ہونی, دیکھیں اپوزیشن نے تو آپ پہ تنقید کرنی ہے, مگر اسپیکر صاحب, پرائم منسٹر صاحب, فائنانس منسٹر صاحب, آنریبل منسٹر, اس طرح کر کے جو بات ہوئی تو وہ سب کی عزت ہے. عزت صرف لیڈرز کی نہیں کرنی چاہیے, عزت ہمیں لیڈرشپ کی بھی کرنی چاہیے جو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھی, جو پارلیمنٹ میں بیٹھی. اور کیا ایم این ایز کی عزت نہیں, ان کی بھی عزت ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے. ہمارا جو کام ہے وہ کام کرنا ہے. ہمارا کام صرف گالم گلوچ اگر کرنا ہے تو اس سے تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود, اس پورے بیک گراؤنڈ کے باوجود جو شہباز صاحب کی تقریر ہے اس میں بہت ہی ریکنسلیٹری میسیجز ہیں. مفاہمت کی بات ہے, قومی اتحاد کی یکجہتی کی بات ہے, ساتھ چلنے کی بات ہے, حکومت ماں ہوتی ہے اس کی بات ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی. تو یہ سوچی سمجھی اپوزیشن کی حکمت عملی کی ترجمانی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. یہ پوری اپوزیشن یہی چاہتی ہے, یا کم از کم نون لیگ کی منون جو جذبات ہیں اس کی عکاسی ہے یہ میرا خیال ہے صرف نون لیگ کی نہیں ہے, یہ کمبائنڈ اپوزیشن کی. بیکاز تقریباً ہماری روز دن میں 2-3 میٹنگز اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈرز کی ہو رہی تھیں ان ایشوز کے اوپر, اور ہم یہی بار بار کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے چیلنجز بہت بڑے ہیں. اب یہ جو افغانستان والی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, یہ بھی کوئی چھوٹی سچویشن نہیں ہے جس کو اگر ہم پری ایمپٹ کر کے پہلے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو شاید مشکل ہو جائے. اور 3 سال میں جہاں ملک آ کے کھڑا ہو گیا ہے, صرف کہنا کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, اب ٹرن اراؤنڈ کر گیا ہے, اس سے نہیں. آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ جا کے دیکھیں کہ عام آدمی جو ہے کتنا پس گیا ہے, کتنا پریشان ہے, اور یہ پاکستان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ اکیلا کوئی نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہے کہ وہ اکیلا ریزالو کر لے گا ایشو, شاید مشکل ہوگا. اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, اس میں جوڈیشری کو, اس میں اسٹیبلشمنٹ کو, اس میں بیوروکریسی کو, بزنس کمیونٹی کو. حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے, عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے, تو یہ ایک جو آج کی فضا بن رہی ہے, اس میں اپوزیشن باقاعدہ شریک ہو, بھرپور انداز میں اپنا حصہ لے. اور ظاہر ہے کہ یہ مستقبل کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے, تو اس میں اپنا پورا حصہ ڈالیں نا, اور اچھی ابتدا ہو جائے گی ایک پارلیمنٹ کی لیول پر. جی بالکل, مل کے ساتھ چلیں. میں کامران صاحب تھوڑا سا آپ کو اور بھی بتا دوں, ایک اور بھی ایشو ہوا ہے انہی دنوں میں, آج ہی وہ سیٹل ہوا ہے. ہم نے ایک وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف موو کیا تھا, اور وہ کیوں کیا تھا کہ انہوں نے 21 بل, جس میں کلبھشن والا بھی تھا, جو کہ ہمیں نہیں پتہ کلبھشن کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں. کبھی یونائٹڈ نیشنز میں جو ریزولوشنز تھیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا ایشو ہو, ہندوستان نے تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے. اسی طرح آپ نے الیکشن ریفارم کی بات کی, اس کے اوپر بھی بات کریں. 21 بل ہوئے جس میں نہ ڈیبیٹ ہوا, نہ ڈسکشن ہوئی. کلازز ہوا, کلاز 4 to 42 all considered as read. کبھی یہ نہیں ہوتا, ہر کلاز انڈیویجول ہوتی ہے, you can't club all those clauses. اور اس کے علاوہ جنہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیے تھے ان کو بھی بولنے کا موقع نہیں ملا. تو اس چیز کے خلاف ہم نے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا. تو آج ایک ہماری نیگوسیشن میں جب یہ ہو رہی تھی بات, تو یہ بھی آئی کہ جی ان کے خلاف آپ واپس لے لیں. تو ہم نے کہا جی ہم تو واپس تب لے سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں طریقہ بتائیں, آپ بل واپس لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر ایک کمیٹی امیجیٹلی بنا دیتے ہیں, جو کمیٹی اس کو ریویو کرے گی کہ ان بلوں کو واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے, یا ان کو ڈسکس کس طرح جا سکتا ہے, یا سینٹ میں وہ کمیٹیز کو ریفر ہو گیا, وہاں پہ امینڈمنٹس ڈالی جا سکتی ہیں, تاکہ ہم جو امپورٹنٹ بلز ہیں ان کو اس طرح نہ کریں. یہ وہ بل ہیں جس میں اگر یونینمس نہ ہوا نا, اگر یونینمٹی نہ ہوئی, ہم کچھ کلازز ہو سکتا ہے کہ اس پہ یونینمٹی نہ ہو, مگر میجر پہ تو ہو سکتی. اگر ہم بیٹھ جائیں گے اور یونینمٹی ہو جاتی تو ریزولوشن ہو جائے گا, اور پھر وہ کس کے انٹرسٹ میں ہوگا, وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہی ہوگا نا. کہ یہ جتنے بل ہیں اس کے اوپر اگر امینڈمنٹس بھی آ جاتی ہیں اور ڈسکشن بھی ہو جاتی, اور ہم کنونس ان کو کر لیتے ہیں یا وہ ہمیں کنونس کر لیں گے, تو اس میں
फ़ायदा किसका, उसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है ना कि कानून बेहतर से बेहतर बन जाएगा और वो कंट्रोवर्शियल कानून नहीं गिना जाएगा। जिस तरह हमें शक है कि EVM जो है वो RTS का एक सुपीरियर फॉर्म है, तो हमें उसमें कन्विंस कर लें या हमसे हो जाएं। पर हमने ये सवाल किया था कि दुनिया में कितने ममालिक हैं जो EVM यूज़ कर रहे हैं और कितने नहीं, चंद कर रहे हैं जिनमें से कई रिवर्ट बैक भी कर गए। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बड़ी नवाज़ी, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, जिस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन भी देखेंगे, जिसके बाद हमारा ये गुफ्तगू इस मौजू पर, क्योंकि बहुत अहम दिन है आज, कौमी असम्बली में नॉर्मलसी बहाल हुई है, एक संजीदगी बहाल हुई है, मतानत बहाल हुई है, और इस दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और लीडर और कौमी मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ ने आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। 3 दिन के तूफ़ान बदतमीज़ी, गालम गलोच और जूतम पैजार के बाद आज बिलाखिर चौथे दिन कौमी असम्बली का इजलास पुरअमन जमहूरी रिवायात और पार्लिमानी इक़दार के मुताबिक हुआ। आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2.5 घंटे कौमी असम्बली से खिताब किया और PTI के अराकीन ने तहम्मुल और संजीदगी से अपोजिशन लीडर की ये तकरीर सुनी। ये वो अमल है कि अगर 3 दिन पहले हो जाता तो शायद पाकिस्तान के अवाम की आंखें शर्म से ना झुकती। बहरहाल ये हौसला अफजा बात है कि आज एक बार फिर शहबाज शरीफ ने हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ता हुआ तनाव ज़ाहिल करने की बात की, उसे ज़ाहिल करने की कोशिश की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौमी इत्तफ़ाक़ राय और मफ़ाहमत पर एक बार फिर जोर दिया और अपने मुतदिल और मुसालिहाना बयानिए का प्रचार किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमें नफ़रत, ज़िद, अना और चोर डाकू के नारे से नहीं बनती, कौमें इज्तिमाई सोच से आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती है तो झुक कर माफ़ी मांगता हूँ। हुकूमत इस ऐवान को संजीदगी से लेती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम भी संजीदा तरीके से उनकी बात सुनेंगे और इस ऐवान के इज्जत और वकार को बहाल करेंगे। हमें मिलकर इस कौम को इसका खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए शबाना रोज मेहनत करना होगी। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है और कोई हल नहीं है। जो हुकूमत वक्त होती है उसका किरदार एक माँ की तरह होता है, कौम उसके बच्चों के मानंद होती है। वो हुकूमत माँ की तरह बच्चों को अपने परों के नीचे लेती है, सरों पर दस्ते शफकत देती है, कौम को आगे बढ़ाने के लिए इत्तेफाक पैदा करती है, इत्तेहाद पैदा करती है। लेकिन अगर कोई ये फैसला कर ले कि मैं अक्ले कुल हूँ और मैं हर चीज जानता हूँ और मैं हर चीज ठीक कर लूंगा, तो जनाब स्पीकर ये रास्ता नहीं है तरक्की और खुशहाली का। कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमें बनती हैं थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, थ्रू कलेक्टिव विजडम। ट्रेजरी बेंचेस को मैं ये गोश गुजार कर रहा हूँ कि तल्ख नवाई आप बर्दाश्त कर लें और जहाँ पर करेक्शन की जरूरत है आप करें, तो कौम आपके इस फैसले को तहसीन से देखेगी। जिद और अना कोई चीज नहीं होती कौम के आगे। खुदारा आए जिद और अना को हम अपना ना बनाएं, हम कौम का जो मुकद्दर है और पाकिस्तान का जो आला इंटरेस्ट है उसको सामने रखकर हम अपनी अना को एक तरफ रखें और पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। कौन पाकिस्तानी है जो शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गुफ्तगू, उनके इन कलमात, उनके इन जुमलों से इख्तलाफ कर सकता है? बल्कि ये वो गुफ्तगू है जो हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है, इस पे अमल चाहता है, इसके ज़रिए कौमी इत्तेहाद मफाहमत चाहता है, पाकिस्तान की माशी तरक्की, कारोबारी तरक्की और 22 करोड़ आवाम के लिए एक माशी खुशहाली, एक कौमी मफाहमत और एक जूतम पैजार की जो कैफियत सियासत में नज़र आती है उसके ख़ात्मे में ही मौजूद है। और इसके लिए यकीनन ये पैगाम और ये कलाम जो आज जनाब शहबाज शरीफ ने दिया और एक बार फिर ये जो पेशकश की है, यकीनन ये बहुत अहम है। और ये आपके इल्म में है कि 3 हफ्ते पहले हम एक तवील इंटरव्यू में, जो कि जनाब शहबाज शरीफ का एक तवील अरसे के बाद था, उनका कहना था कि हमें इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद और यकजहती से हमें काम करना है, तमाम फासले समेटने हैं। वो भी बड़ी खूबसूरत बात थी, खूबसूरत पैगाम था जो शहबाज शरीफ साहब ने मफाहमत का दिया था। क्या मुमकिन है अपोजिशन और हुकूमत जैसे इससे पहले आपकी सोच रही है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते रहे, वो उस वक्त इकोनॉमी की बात थी, लेकिन अब तो बहुत सारे चार्टर्स की ज़रूरत है, गुंजाइश है? एब्सोल्यूट, उसके बगैर गुजारा नहीं है। खान साहब मेरी बात सुन लें, इस तरह पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। खुदारा हमें अपनी ज़ाती अना, ज़ाती खिलाफात से ऊपर बढ़ना होगा। यकीन कर ले आप मेरी, मैं आप बात कर रहा हूँ नॉट एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग एन,
आई एम टॉकिंग एज अ पाकिस्तान। 72 साल बाद इत्तेहाद और यकजहती को अपना ओढ़ना बिछौना ना बनाया तो फिर खाकम बदहन, फिर तारीख में हमारा नाम मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर हमने होश के नाखून अब लिए और अपने इख्तिलाफात को भुलाकर और एक यकजा दो कालिब होकर एक मुट्ठी की तरह अगर हमने दिन रात मेहनत की तो ना सिर्फ वो जो फासले जो बहुत बढ़ गए हैं उनको हम समेट लेंगे। अब अगर पीडीएम अपने असली हालत में नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि हमें पार्लियामान में, मुझे बाकायदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया गया है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं तमाम पार्लियामान के अंदर जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बाकायदा हम मशवरा करें, मशवरे के साथ हम लाएमल इख्तियार करें और एक पेज पे आएँ। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए एक और नादिर मौका आया है। आज जो कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में जो माहौल बनना शुरू हुआ है, आज जिसका पहला दिन था और इसी दौरान उसको रेसिप्रोकेट किया है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बहुत ही कौमी मुफाहमत के एक बहुत ही उम्दा पैगाम के ज़रिए। तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, मुल्क में यकजहती की फ़ज़ा को आम बनाया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए ताकि वो माशी तरक्की जो कि वो जिसका वो ख्वाब देख रहे हैं, उनकी माशी टीम ख्वाब देख रही है, उस पर अमल किया जा सके। इस मौके पर और इस नई इब्तिदा पर जो आज हमने देखी है, जिस पर पाकिस्तानी यकीनन इत्मीनान और सुकून का सांस ले रहे होंगे, हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का मौक़िफ़ हासिल करते हैं उनके वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं उन पाकिस्तानियों में जिन्हें आज कदर इत्मीनान हुआ, कुछ सुकून हुआ, एक माहौल ऐसा हुआ जो कि 3 दिन से हम देख रहे हैं, उसमें एक बड़ी तब्दीली देखने में आई और बड़ी उम्दा बात थी कि आप लोगों ने इत्मीनान से 2.5 घंटे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तकरीर सुनी। उन्होंने बहुत उम्दा पैगाम दिया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा यानी कि एक ओवरऑल कौमी पैगाम में देखें तो उसमें बड़ी पॉजिटिविटी थी। क्या इस पे बिल्ड किया जा सकता है? क्या ये बुनियाद बन सकती है एक नए माहौल की इस मुल्क में जिसकी शदीद ज़रूरत है? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात को इस तरह से सुना गया है। हमेशा ही जब उन्होंने तकरीर की है, चाहे बिलावल साहब करें, चाहे शहबाज शरीफ करें, उनकी तकरीरें जो हैं वो पीटीआई के लोग सुनते हैं और हम कभी उस तरह से उनको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमत की तरफ से तकरीर होती हैं उनको डिस्टर्ब किया जाता है। और अभी भी हम देखेंगे कि आगे चल के कल या परसों में किस तरह से PMLN बिहेव करेगी जब पीटीआई के लोग जो हैं वो तकरीर कर रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि ये बात तो खुशकुन है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है, लेकिन अभी तक कमरान साहब हो ये रहा है कि वो बात तो करते हैं लेकिन लगता यूँ है कि फैसला साजी जो PMLN में है उसके ऊपर उनका बहुत कुछ ज़्यादा आप समझिए कि वो अमल दखल नहीं है। माफ़ कीजिएगा फवाद साहब, ये इसको आप टेस्ट और ट्राई तो करके देखे ना। बहरहाल वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बहरहाल वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। बिल्कुल मुझे मालूम है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर इस पैगाम को रेसिप्रोकेट करके तो देखें, कौम को दिखाए ना कि आप उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। देखिए कामरान साहब, रेसिप्रोकेट करने की बात ये नहीं है। ये इससे पहले जब उन्होंने आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू की, उसके बाद आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में ही मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये बहुत ही एक मुस्बत बात है और अब भी मैं समझता हूँ कि बड़ी मुस्बत बात है। लेकिन इसके बाद अमली तौर के ऊपर वो क्या कर सकते हैं? अमली तौर के ऊपर वो ये कर सकते हैं कि स्पीकर साहब ने ख़त लिखा हुआ है अपोजिशन को ये कह के कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपना फोकल ग्रुप क्रिएट करें और हमारे साथ बातचीत करें और आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, अदालती इस्लाहात के ऊपर बात करते हैं। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज ये बात की है तो क्या वो आगे बढ़कर उस खत का जवाब देंगे जो स्पीकर साहब ने लिखा और वो अपने लोग नॉमिनेट करेंगे उन मुज़ाकरात के लिए जो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल के ऊपर ये बात कर चुकी है कि हमें इन जो बातें हैं इनके ऊपर मुज़ाकरात के ऊपर हम ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि हमने पोजीशन को दावत दी है कि हमारे साथ बैठें। लेकिन तो असल बात ये आपने इम्पोर्टेंट बताया है, इम्पोर्टेंट बात बताइए इब्तदाई बात कि जाहिर है कि इंतखाबी इस्लाहात या अदालती इस्लाहात ये कलीदी इस वक्त ज़रूरत है इनकी और जाहिर है कि और ये एक अच्छा बिगनिंग हो सकती है। माहौल में जिस अंदाज से शहबाज शरीफ साहब मुसलसल बात कर रहे हैं उसको रेसिप्रोकेट उसको किसी उसी गर्मजोशी से वज़ीर आज़म ने रिकग्नाइज करना और उसको वेलकम तो करना होगा ना ताकि एक ठोस इब्तिदा शुरू हो सके।
देखिए रेसिप्रोकेट तो ज़रूर करेंगे और आज भी रेसिप्रोकेट किया है। आप देखिए कि जिस तरह से आपने खुद आगे कहा कि जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने जिस इत्मीनान से जिस तरह से ये उनकी तकरीर सुनी और ये खुद एक बहुत बड़ा इशारा था कि हम अपोजिशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म साहब का ताल्लुक है वो पहले ही स्पीकर साहब को इख्तियार दे चुके हैं कि वो मुज़ाकरात शुरू करें और हम इन मुज़ाकरात के लिए फिर एक दफ़ा फिर अपोजिशन से दरख्वास्त करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएं और आगे बढ़कर हम इन मामलात के ऊपर मुज़ाकरात शुरू करें। और उसका सारा प्रोसेस मुकम्मल है, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने अपना फ़ोन उठाना है और अपना आदमी नॉमिनेट करने हैं, स्पीकर साहब को देने हैं जो कि इसके ऊपर बातचीत का आगाज़ कर सकें। और मेरा ये ख्याल है कि अगर हम उन अमूर के ऊपर जिनमें ज़्यादातर इत्तफाक़ी राय है उनसे बातचीत शुरू करें, इसका फ़ायदा होगा। फिर हम ज़्यादा कंटेंशियस इशूज़ जो हैं, मुतनाज़ इशूज़ जो हैं, उनके ऊपर भी बातचीत कर सकेंगे। लेकिन बातचीत का आगाज़ उन मामलात से होना चाहिए जिनमें पहले ही इत्तफाक़ राय है और उसमें जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि उनमें जो 49 तजावीज़ हुकूमत ने दी हैं उनमें से 40 के ऊपर इत्तफाक़ राय पहले ही मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी। मुनासिब बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एक अच्छा मौका है कि अदालती इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो पेशकश हुई है, जो इब्तदा हो रही है, अपोजिशन पे शामिल हो। अभी आपने सुना कि जनाब अयाज सादिक भी हमारे इसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये एक अच्छा इब्तदा हो सकती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान साथ चलने की जो फ़िज़ा बन रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे FBR पर तमाम निगाहें मरकूज़ हैं। 5,800 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है, पाकिस्तान को 5% कौमी पैदावार की जानिब आगे ले जाना है। FBR का मेक और ब्रेक किरदार होगा। बहुत अहम सवालात उठ रहे हैं, FBR कैसे हासिल करेगा, इन तमाम पे बात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ख़जाना और रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद खान होंगे हमारे साथ एक छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम ने इस बजट में 5,800 अरब रुपए टैक्स आमदन और पाकिस्तान के लिए मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 5% का हदफ रखा है। इसके लिए हुकूमत की माशी टीम कहती है कि वो FBR के निज़ाम में करप्शन और ब्लैक मेलिंग के रास्ते बंद करेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए लाखों दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल्स यानी कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम POS लगेंगे, 4 कलीदी सनतों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगेगा। और ये जब सब कुछ होगा तो इससे मुमकिन हो सकेगा कि 5,800 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स की आमदन हो और पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 5% से तजावुज़ कर जाए। परसों FBR हेडक्वार्टर्स में इस सिलसिले में बड़ा कलीदी इजलास हुआ। जनाब शौकत तरीन वहाँ मौजूद थे। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने वज़ीर ख़जाना को ब्रीफिंग दी कि 1 सितंबर से हज़ारों PS की तनसीब का अमल शुरू हो जाएगा। IT कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब से मुताल्लिक़ लाइसेंस को अगस्त के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और POS सिस्टम से मुताल्लिक़ा मामलात को तेज़ करने के लिए FBR में एक सेल भी तश्कील दे दिया गया है। दूसरी जानिब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जिसके ज़रिए 4 बड़ी कलीदी सनतें यानी कि शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और सिगरेट की सनत के हवाले से उसको ट्रैक करना है, उसे ट्रेस करना है। मसला ये है कि इसमें अदालतों ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये स्टे ऑर्डर्स कब विकेट होते हैं। दूसरी जानिब अब कोशिश ये है कि FBR को ऐसा ना रहे उसमें अमल कि उससे लोग हरासा हों, टैक्स पेयर के लिए मसाइल हों, और इस हवाले से उसको बेहतर बनाने के लिए और टैक्स पेयर और FBR यानी कि टैक्स ऑफिसर के दरमियान बराह रास्त राब्ते को ख़त्म करने के लिए, ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और नए इक़दाम का मरकज़ महवर ये है कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते यानी जो नॉन फाइलर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए और उनको इस हवाले से जो डेटा इस वक्त अवेलेबल है नादरा के थ्रू FBR के पास, उसके ज़रिए उनको ट्रैक किया जाए, उनको ट्रेस किया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने असास से ज़ाहिर करें और उसके साथ ही वो टैक्स नेट के अंदर शामिल हों। इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और अब इस वक्त सबसे बड़ी तशवीश बिज़नेस कम्यूनिटी में ये है कि इसके लिए टैक्स ऑफिसर को मुतल्लिक़ा शेख यानी कि 203 ABCDEF के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया है, जिसने एक तलातुम सा पैदा कर दिया है पाकिस्तान के टैक्स गुजारों में, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक ब्लैक मेलिंग और हरासा करने का नाकाबिल शिकस्त हथियार जो है वो टैक्स ऑफिशियल के पास आ जाएगा और यकीनन ये एक उनके नज़दीक मनफी पेशरफ नहीं है।
اسی دوران اس سال اب جبکہ 1 جولائی سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا نظام متعارف کرانا چاہتی ہے شوکت ترین ٹیم، اس سے پہلے خبروں کے مطابق سینکڑوں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کیونکہ ان نوٹسز پر اس انداز سے اب حکومت عمل نہیں ہونے دے گی، اس لیے ٹیکس حکام نے پہلے سے ہزاروں اس قسم کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں جو 5 سال تک کے لیے، آئندہ 5 سال تک کے لیے کافی ہوں گے، مگر یہ تمام اس وقت عوامل ہیں۔ مگر اس سب کی کامیابی جو ہے وہ کامیابی ہے جس پہ انحصار ہے عمران خان کی کامیابی کا اور اس کی حکومت کی کامیابی کا، اور سب سے زیادہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے یقیناً اگر پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو بہتر ہوتا ہے، ٹیکس آمدن بڑھتی ہے، معیشت کاروبار بھرپور انداز میں ترقی کرتا ہے، تو پھر یقیناً پاکستان ترقی کرے گا۔ مگر اس کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا محور، منبع اور فوکس ہے FBR۔ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے اس وقت بہت کلیدی رکن ہے، خاص طور پہ اس معاملے میں سب سے اہم رکن ہیں، پاکستان کے نامور سابق بیوروکریٹ ہیں اور طویل عرصے تک وزارت خزانہ میں خدمات سر انجام دی، آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ اور محصولات ہیں جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایک ایک کر کے ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت اولین جو اس وقت تشویش ہے، شوکت ترین صاحب نے بھی اس کی بات کی ہے، وہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں شق 203 A, B, C, D, F ہے، اور جتنے بھی متعلقین سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں کہ اگر ٹیکس آفیسر کے پاس یہ گرفتاری کا اختیار کم از کم نام کے لیے بھی ہے تو یہ اس کو ہراساں کرنے کا ایک ناقابل شکست ہتھیار ہے اس کے ہاتھ میں، تو اس تشویش کو آپ کیسے دور کریں گے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے ہم تو ایک ایسا نظام وضع کر رہے ہیں جس میں جو اس وقت مشکلات ہیں ٹیکس پیئرز کو اور جو سراسیمگی کا عالم ہوتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان تمام جو اختیارات ہیں ان کو اگر سلب نہیں کر رہے تو اس میں بڑی حد تک ہم کمی کر رہے ہیں اور اس کے اندر اصلاح کا ایک عمل شروع کیا ہے۔ کامران صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں پہلے ذرا اس تناظر میں دیکھیں اور دیکھیے یہ بات کہ جو گرفتاری کا عمل ہے وہ کب پیش آئے گا۔ سب سے پہلے خود تشخیصی اسکیم سیلف اسسمنٹ، انکم ٹیکس سیلف اسسمنٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن پچھلے 2 دہائیوں میں اس اسکیم کے اندر ایسی ملاوٹ کی گئی، ایسی آلودگی ڈالی گئی کہ وہ خود تشخیصی اسکیم رہی نہیں۔ جب چاہتا تھا جو ایک انکم ٹیکس کمشنر ہے وہ کسی بھی کیس کو کھول سکتا تھا۔ ہم نے اس اسکیم کو اس کی اصلی حالت پر بحال کر رہے ہیں۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ یہ بھی تھا کہ آپ شروع کے اندر اپنا ایڈوانس ٹیکس کا ایک سٹیٹمنٹ بنائیں، شیڈیول بنائیں اور وہ کمشنر کو دیں، اور پھر کمشنر کو یہ اختیار تھا کہ وہ چاہے تو اس کو قبول کرے، چاہے تو اس کو رد کر دے اور کوئی دوسرا شیڈیول اپنی طرف سے جو ہے آپ پہ نافذ کر دے۔ یہ اختیار بھی ختم کر رہے ہیں، پہلا اختیار بھی اور یہ اختیار بھی۔ اچھا، اب اس کے بعد تیسری میں آپ کو اہم بات بتاؤں ہماری اس اسکیم کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک ٹیکس گزار اپنا ریٹرن فائل کرے گا، اس نے جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہو، الا یہ کہ کوئی بہت غیر معمولی معلومات ہمارے پاس ہوں جو اس کی نفی کرتی ہوں، وہ قبول ہوگا اور وہ اسسمنٹ آرڈر بن جائے گا۔ اگر وہ جو میں نے تھوڑا سا اس میں شرط لگائی کہ اگر غیر معمولی ہمارے پاس معلومات ہیں، اس صورت میں بھی یہ انکم ٹیکس آفیسر کو یا کمشنر وغیرہ کو جو ہے یہ نہیں ہوگا، ہم تھرڈ پارٹی کو جو ہے اس کو دیں گے اور اس کی رپورٹ منگوائیں گے کہ جناب یہ دیکھ کے بتائیے کہ اس میں کیا گویا ڈاکٹر صاحب جان بوجھ کر ویلفل، گویا ڈاکٹر صاحب 99.99 جو ٹیکس گزار ہے وہ جو اپنا اسسمنٹ داخل کرے گا، امکان یہ ہے کہ وہی اس کا اسسمنٹ آرڈر ہوگا۔ اچھا، اور اس میں مزید اضافہ یہ کروں گا کہ دیکھیں یہ چیز ہمیں پورا یقین، ایک تو یہ کہ یہ ڈیٹرنٹ ہے، ایک بات،
दूसरा ये कि आम टैक्स गुजार जो है, आपने तो माशाल्लाह 99.99% कह दिया, और मैं न सिर्फ उससे इत्तफाक कर रहा हूँ बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो मामूल के हमारे टैक्स गुजार हैं इंशाअल्लाह ताला उन तक ये बात पहुँचेगी नहीं। लेकिन जब हम जा रहे हैं उन लोगों की तरफ, क्योंकि टैक्स बेस को हम ब्रॉडन कर रहे हैं और हमें मालूम है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कैश का कारोबार हो रहा है, सबको मालूम है कहाँ हो रहा है। जब हम उन इलाकों में जाएंगे और वहाँ पे ताबुन नहीं होगा और वहाँ पर वाज़े सबूत मिलेंगे इस बात के कि जानबूझकर जो है टैक्स नेट से आप बाहर हैं, एक लाइफ स्टाइल है आपका जो बिल्कुल इस बात का मुतकाजी है कि आप टैक्स गुजार हों और आप टैक्स गुजार नहीं हैं, तो कामरान साहब अगर मेरे पास कुछ अगर मेरे पास ऐसे इख्तियारात नहीं हैं जिससे कि मैं ऐसे अफराद को सही तरीके से उनका ताक़ुब कर सकूं, फिर मेरे लिए तो मतलब ये काम मुश्किल है ना, और तो हम इसको दूर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे पकड़ेंगे कि वो जो आपके रेडार पे आएगा कि इसने 4 बार ट्रैवल किया, इसके पास 2 गाड़ियां हैं, इसके पास 2 बंगले हैं, इसके टेलीफोन का बिजली का बिल इतना आता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी आमदन जो है, अब मैं आ रहा हूँ उन पे जो टैक्स गुजार है, जो कहने का टैक्स गुजार है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की 1 खरब रुपए की वेडिंग इंडस्ट्री है, मैं नहीं समझता कि ये 2% भी जो है वो मतलूबा टैक्स जो है वो अदा करती है या डिक्लेयर करती है। पाकिस्तान के 90% जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, डॉक्टर के पास आप जाएं किसी को कोई रसीद नहीं मिलती है, वो कार्ड से पेमेंट नहीं लेते। बड़े बड़े हस्पताल हैं कराची के, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे कोई तसव्वुर नहीं है कि आप उसको क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे पेमेंट कर सकें। हमारे वकला हैं, बहुत कम तादाद है जो कि पूरी रकम लेते हैं, वरना कैश से अदायगियाँ होती है। ये सब लोग टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह से पूरी इंडस्ट्रीज़, हमारे पूरे ज्वेलर्स हैं जहाँ पे सिर्फ कैश का काम होता है, और पूरी हमारी वो है। ये जो माहौल है, यानी कि जो कि बराए नाम टैक्स देने वाला है और जिसकी जिम्मेदारी जो है वो उससे लाखों गुना ज़्यादा है, इस तक कैसे पहुँच होगी? कामरान साहब देखिए, मैं आपसे एक बहुत बुनियादी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो ये है कि जब मैं ऐसे किसी भी ग्रोह की तरफ जाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं बड़ी मुद्दबाना उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब आली, आपकी ये ज़िम्मेदारी है, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करें। और देखिए, मैंने आपके लिए कितना सहल बना दिया है इस सारे अमल को। तो आप पहले कदम के तौर पे जो नेट में आपके आने की ज़िम्मेदारी है उसे तो पूरा कीजिए। उसके बाद वो मरहला आएगा कि जो भी कुछ वो जाहिर कर रहे हैं हमारे पास, सर मतलब अब देखें, इस वक्त इंफॉर्मेशन का मैं आपके पहले प्रोग्रामों में भी आ चुका हूं और मैंने उस वक्त भी ये कहा, इतनी मालूमात हमारे पास हैं, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हमें सूबे दे रहे हैं, नादरा दे रहा है, हमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो हमें दे रहे हैं, हमें जो गाड़ियों को रजिस्टर करते हैं इदारे वो हमसे यानी ये कोई हिसाब नहीं है मालूमात का। आपको मालूम है लैंड का सारा रिकॉर्ड जो है, आज भी प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंटेशन हो रही थी, कैडेस्ट्रल बन रहा है, पूरे मुल्क का चप्पा चप्पा जो है वो उसकी मैपिंग हो रही है और वो डिजिटाइज हो रहा है। कामरान भाई, चंद सालों की बात है कि असासे छुपाने की कोई जगह नहीं होगी। आपको मालूम है मेरे यानी FBI के पास बेनामी असासों और ट्रांजैक्शंस का इख्तियारात भी हैं। तो जो हमसे ताबुन नहीं करेगा और ख़तरा मोल लेगा तो उसे तो मतलब बेशुमार ख़तरों का सामना होगा। वो FATF से रिलेटेड AML है, उसमें भी फंस सकता है, बेनामी में भी फंस सकता है। मैं जो स्कीम दे रहा हूँ अगर उसमें ताबुन नहीं होता उसके अंदर भी जो है उसको मुश्किलात पेश आएंगी। तो बहुत सिस्टम, आपने देखे अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि ये जो इजलास हुआ था 2 दिन पहले, तो वज़ीर ख़जाना 2 हिस्सों में उन्होंने जो है अपनी सही को जो है मोड़ दिया है। एक हिस्सा POS का है जो आपने बताया, और दूसरा उनका है जो लोग होने चाहिए टैक्स नेट में और वो नहीं है, लाइफ स्टाइल उसका एक वो है, जो विदहोल्डिंग टैक्स अदा कर रहे हैं एक वो है। फिर हमारे पास सारा रिकॉर्ड आने वाला है प्लॉटों का,
सारी रियल एस्टेट का रिकॉर्ड आने वाला है, वो सब हमारे पास होगा। चले इंशाअल्लाह ताला, मतलब जो है यकीनन डॉक्टर साहब ये एक निज़ाम है जिससे ये बचत, अच्छा बड़ा इन्हिसार है पॉइंट ऑफ सेल्स पे, और ये एक रास्ता होगा कि कैश इकॉनमी को हम उसकी हौसला शिकनी करें और जहाँ जहाँ ये पॉइंट ऑफ सेल्स लग जाए। अब ये एक बड़ा मरहला है क्योंकि हदफ बनाया 2.5 लाख आप लगाएंगे इस साल और 2.5 लाख आइंदा साल लगाएंगे, तो ये तो रोज़ाना हज़ारों लगने हैं। और फिर ये ब्यूरोक्रेसी है, चेयरमैन FBR ने कहा कि सर अगस्त तक ठेका हो जाएगा तो सितंबर तक लगना शुरू हो जाएगा, ये हमें पता है, सितंबर आएगा यूं गुजर जाएगा, ये तो एक एक दिन काउंट करता है। तो डॉक्टर साहब ये पॉइंट ऑफ सेल्स का ये जो मामला होना है, तो इसमें कहाँ ये इसमें तो बरक़ी रफ्तार चाहिए। बिल्कुल, और बरक़ी रफ्तार से काम होगा। पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि मेरे पास इस वक्त 10,500 पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ, उसमें वो तो ऑलरेडी है, जाहिर है 8,000 के करीब हैं। ज़रा सुने ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन जो है वो तो इस वक्त मौजूद है ना, 60 से 70,000 80,000 की भी कुछ एस्टिमेट्स हैं, और ये सब रजिस्टर्ड हैं। ये तो मतलब बहुत जल्द जो है ये सब के सब इन पर लाजिम हो जाएगा। जहाँ पॉइंट ऑफ सेल है, इस दफ़ा कानून में तरमीम हो रही है, और पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स दोनों, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो सेल्स टैक्स के मामले में जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। ये तो बिल्कुल बर्क रफ्तारी के साथ हो जाएगा। हाँ, अब हमारा मामला आएगा जो POS इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, उसको इस पे राज़ी करना कि भाई देखो हमने तुम्हें सहूलत दे दी है, तुम्हारी लागत बेसिकली हम बर्दाश्त करेंगे, तुम लगाना शुरू करो। और देखिए कामरान साहब, ये जो है हमारे पास 25, 60, 70 बहुत बड़े जो है ना मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रिटेल तक काम करते हैं। लीवर ब्रदर्स को ले लें, नेशनल फूड को ले लें, और 25 चीज़ें आपके सामने होंगी। ये चेन्स तो पहले से मौजूद हैं लेकिन हमारे नेट में नहीं है। ये अब मिसाल के तौर पे लीवर ब्रदर जो है वो किसी को अब कैश के ऊपर कुछ नहीं बेचता, सही, वो सारी की सारी पेमेंट सिस्टम के जरिए होती है। हमारे यहाँ इसकी कानो कान खबर नहीं है। यूनिलीवर टैक्स दे रहा है, सही है, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि नीचे की जो चेन है वो भी हमारे साथ आन के मिले। सही है। तो ये मैं आपसे अर्ज करूं, जो एक्सपर्ट्स इस सेल में काम करेंगे उन्होंने जिंदगी गुजारी है रिटेल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे उससे जो है आप उसको लिंक अप करते हैं, और तो वहाँ से सारा कलेक्शन सेल्स वगैरह उम्दा है अप्रोच डॉक्टर साहब। और इसमें जो बेचारे टैक्स गुजार हैं, जो कि वो लोग हैं जो कि बेचारे शानदार लोग जो कि अभी 8,000 हैं जो कि मुकम्मल अपना टैक्स देते हैं, और उनको ये थी कि उनको बताया गया था कि जी कि जो टैक्स नहीं देता उसमें और उनमें जो फ़र्क है उसको इतना कम कर दिया जाएगा, या इनका कम कर दिया जाएगा, या उसको इसमें लाया जाएगा जिससे कि उनकी बेहतरी हो। लेकिन इस बजट में और अभी इस स्कीम में फ़िलहाल वो इंसेंटिव जो है वो अवेलेबल नहीं। मैं उनकी गुफ्तगू आपकी चंद सातें चाहिए वो मैं सुना देता हूँ ताकि आप मतलूबा उसका जवाब दे सकें। इसकी जो एक बुनियादी जो उसमें एक फ्लॉ है स्कीम में वो ये, जब ये स्कीम हुई थी तो उस वक्त इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि रेट ऑफ टैक्स बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड का आधे का फ़र्क होगा। 17% रिटेल पे टैक्स होगा, इंटीग्रेशन पे इंसेंटिव होगा कि रिटेल को टैक्स को 6 से 8% कर दिया जाएगा। इसके तहत वो हुआ था, कुछ ब्रांड ने वॉलंटियर किया अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो भी इसकी वजह सूरत हाल होगी उस टाइम पे 2019 में ये टैक्स 2 से 6% के दरमियान जो था बढ़ा के इसको 14% ले जाया गया। सर मेरा बुनियादी इस पे एक जो इख्तिलाफ है वो ये है कि 3% के फ़र्क से रिटेलर मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर आएगा। डॉक्टर साहब प्लीज़। जी इजाज़त है सर? जी इरशाद। जी देखिए कामरान साहब, ये एक मसला है और इस पर आज भी गौर हुआ है, और इसको कितने देखिए मसला ये है कि हम रिटेल के स्टेज पे टैक्स को इतना देखें, जो सेल्स टैक्स है वैल्यू एडेड टैक्स है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने आखिरी स्टेज के ऊपर ये लगाया, ये पीछे से चलता चला आ रहा है। हम वो रिटेल के ऊपर हम वो लेके आना चाहते हैं टैक्स, जो लोग इनपुट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं वो हमारे ऊपर जो है रिफंड्स ना खड़े करें। हम समझते हैं कि 12% जो हमने इंटीग्रेटेड चेन के लिए किया है टेक्सटाइल के अंदर, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है इसमें मज़ीद 1-8% की कमी हो सकती है। हम उनके साथ बैठकर इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं,
اور ہم کھلے دل کے ساتھ اگر ڈیٹا سپورٹ کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے اندر مزید کمی آ سکتی ہے. یہ وزیر خزانہ نے آج صبح کو اس میں اجلاس کیا ہے اور ان کا میلان اسی طرف ہے کہ اس میں کمی کی جائے, لیکن سوچ سمجھ کے کمی کرنی ہے, کیونکہ کل پھر اگر ریفنڈز کھڑے ہو گئے تو لوگ رونے شروع کر دیں گے یار ہمارے ریفنڈز واپس نہیں کر رہے. ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو سر کامران صاحب, یہ بات رہ گئی ضمناً کہ دیکھیں ہم اس طرح سے انسینٹیوائز کر رہے ہیں کنزیومرز کو کہ وہ جائیں اور پوس مارکیٹ سے یا جہاں سے انٹیگریٹڈ اسٹورز ہیں ان سے پرچیزز کریں, ای کامرس پلیٹ فارم سے, کہ ہم انعامات کا ایک پورا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس وقت 25 کروڑ روپے ماہانہ کے انعامات سے آغاز کر رہے ہیں. جو لوگ جن کے پاس رسیدیں ہوں گی سیلز ٹیکس ادائیگی کی, چھوٹا بڑا اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے, وہ سب کے سب ایک قراندازی میں شامل ہوں گے جس میں سے یہ 25 کروڑ کے انعامات جو ہیں تقسیم کیے جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو اس کو پرکشش بنانے کے لیے, مزید اس میں کشش پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹیکس کریڈٹ وغیرہ دے دے تھوڑا بہت, جو کہ یہ لوگ جن کے پاس یہ رسیدیں ہوں. وہ تو سر میں نے آپ سے بتایا کہ پوس کا تو ساری کاسٹ میں خود برداشت کر رہا ہوں نا سر, ایف بی آر ٹیکس کریڈٹ دے گا اس کے اوپر. اچھا پھر یہ کہ ای کامرس والوں نے آن کر کہا ہے کہ جناب آپ ہماری جو ہیں اور اس کے اندر کچھ کاسٹس ہیں آپ اس کا بھی ٹیکس کریڈٹ دیں, تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ ذرا بتا دیجئے کیا کاسٹ ہیں. ہم وزیر خزانہ نے اس کو بھی منظوری دے دی کہ ہاں اس کے اوپر بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آئی ٹی, ریٹیل, پیمنٹ سسٹمز, آپ یقین جانیں یہ ہمارے بہت پسندیدہ ذرائع ہیں ٹیکس وصولی کے, اور ہم ان کی مدد بڑے کھلے دل سے کرنا چاہتے ہیں. معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, ایک کمرشل بریک کا وقت ہو گیا ہے جس کے فوراً بعد ہم واپس آتے ہیں. ایف بی آر اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اصلاحاتی پروگرام سے بڑھ رہی ہے, سب سے بڑے ٹارگٹ کی جانب آگے بڑھ رہی ہے, اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور اس کے جو مسائل ہیں ان تمام اور منسلکہ معاملات پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ اور محصولات ڈاکٹر وقار مسعود خان, جو اس پوری کاوش کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت ہی آپ کا جس پہ انحصار ہے, کافی کلیدی حصہ ہے, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلی بار آزمائشی شروع ہو رہا ہے 4 صنعتوں میں. فی الحال تو ان پہ عدالتی حکم امتناعات ہیں, یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ تو ہر روز کاؤنٹ کرے گا. میری عرض یہ ہے کامران صاحب کہ 11 تاریخ کو ہیئرنگ ہوئی تھی اور جج صاحب نے اب یہ طے کر دیا ہے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے اندر تواتر کے ساتھ اس کی سماعت کر کے اس کو ختم کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جون کے مہینے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب باقی معاملات جو ہم ایک اور امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں مسلسل, شوکت ترین صاحب کے تھرڈ پارٹی آڈٹ پہ ہم جائیں گے اور یہ نوٹسز اور یہ ہراسمنٹ کی فضا ختم کریں گے. اس کے لیے بھی تو تیاری کرنی کہ ہمارے جو پرائیویٹ آڈیٹرز ہیں جو ہے ان کی اس بارے میں ایک تربیت کی ضرورت ہے, یا ان کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے, یا یہ کہ یہ فوری طور پہ شروع ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم آئی کیپ اور آئی سی ایم اے دونوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ بہترین لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. اور انہی کو, یعنی کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام کسی غیر اکاؤنٹنگ جاننے والے اور ٹیکس لا کو جاننے والے کے سپرد آپ کسی ٹیکس پیئر کو کر دیں گے. ان کے ساتھ ایک تو یہ کہ قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے, اس کے ہم رولز بھی بنا رہے ہیں, اور ان دونوں اداروں سے جو کہ سیلف ریگولیٹنگ باڈیز ہیں ان سے ہم باقاعدہ جیسے یہ رہنمائی کریں گے کہ کس طریقے سے ان کے لیے سہل ہوگا ان کے ممبران کا اس کام میں ہمارا ساتھ دینے کا, ہم وہ پورا کر لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ جو ہماری اتنی بڑی غیر دستاویزی معیشت ہے, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پلہ ہے دستاویزی اور غیر دستاویزی معیشت, اور ساری کاوش یہی ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. تو یہ تو کوئی ہم جہازی مہم دیکھیں گے نا جو کہ جس کے ذریعے یہ ممکن ہو سکے گا, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اس ایک آپریشن جس کو کہنا چاہیے ایک جہازی آپریشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں, یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو آبویسلی جو کہ بہت زیادہ ٹیکس دینے کی استطاعت رکھتے ہیں یا دینا چاہیے. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی ایکشن سے تو کام نہیں چلے گا.
میں آپ سے عرض کروں، میں نے اپنی پروفیشنل زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس ٹیکس میں اس حوالے سے جو ہمارا زیر بحث ہے اس میں پورا جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے وہ اس میں شامل ہیں، پورا فائنینشیل سیکٹر اس کے اندر شامل ہے، باقی جو یعنی پیمنٹ سسٹم والے وہ شامل ہیں، پھر یہ جو آپ نے جن کو سنوایا بھی ریٹیل سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ ایک بالکل ہماگیر سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، کوئی خدا نہ خواستہ 1 جولائی کو جب یہ لوگ جاگیں گے تو ان کے سامنے کوئی انوکھی چیز نہیں آنے والی۔ یہ وقت ہے اس دوران کے اندر بھی جب تک کہ فائنانس بل منظور ہوتا ہے، ہم کھلے دل سے کوئی اور ایسی تجویز جو اس نظام کو سہل بنائے گی اور اس میں مزید اس کو وسعت دے گی اور اس کو مؤثر بنائے گی، ہم سر بالکل مطلب سننے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ اور کنسٹرکشن پہ پرائم منسٹر کا بہت بڑا فوکس ہے اور بہت امپورٹنٹ پلانک ہے یہ ترقی کا اور ہر لحاظ سے۔ اس میں بھی جو مراحت ہیں وہ تو دی گئی ہیں، لیکن اس کو مکمل اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز میں دستاویزی بنانے کے لیے ریٹس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے جو پاکستان میں ایک آدھی موجود ہے۔ اس کے لیے اس بجٹ میں آپ نے کوئی کنسیشن ان کو نہیں دیا، بلکہ جو ان کا جو اوریجنل کنسیشن تھا جو وڈرا کر لیا گیا تھا 2 بجٹ پہلے، یعنی کہ ان کے جو ڈیویڈنڈ وغیرہ پہ جو ٹیکس تھا وہ 25% کر دیا گیا، وہ ریٹس کے لیے کوئی اس میں حوصلہ افزائی موجود نہیں ہے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی جو تجاویز زیر غور ہیں اور جو 24 جون کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی تو اس میں اس اہم شعبے کی سرپرستی آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی۔ بہت نوازش ڈاکٹر وقار مسعود خان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو اور خزانہ، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، بہت بڑا پاکستان کے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے، عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، کہ یہ بجٹ اور اس کے اہداف پورے ہوں، FBR کرپشن سے پاک ہو اور ایک نیا نظام پاکستان میں دستاویزی معیشت کا جنم لے۔ اس کے لیے جیسے کہ ڈاکٹر وقار مسعود خان نے کہا کہ ایک جہازی ایفرٹ ہوگی، ایک بہت بڑی مہم ہے جو کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور اس کی جزیات جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ڈاکٹر وقار مسعود خان سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔